दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। कहा, सभी को मिलेगा प्रदेश की लाभकारी योजनाओं का लाभ। और प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला इस साल 650 हेक्टेयर में लगेगा। तैयारियां जोरों पर। 6 सेक्टरों में बटे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और कोविड प्रबंधन को लेकर की जा रही हैं विशेष तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के संरक्षण व अर्थगंगा की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थगंगा से जल व नदी के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव बढ़ा है। नदियों से जुड़े आर्थिक विकास की अवधारणा में विश्वास उत्पन्न हुआ है। कोलकाता भ्रमण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में उस बैरक को देखा जहां ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर रखा था। उन्होंने सेना के संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने 1 जनवरी साल 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्तीय वर्ष चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजनाओं में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% तक कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% हो गई है और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर अब 6.6% हो गई है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक विद्यालय का निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह स्टॉल एवं दीदी कैफे का अवलोकन करने के पश्चात पूरा चौपाल लगाकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का सत्यापन एवं समस्याओं से रूबरू भी हुए। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर आवास और पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जहां पर पहले परेशान रहते थे, पर अब लोग खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते, पूरा देश भी प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मानता है। और यह जो दुखद निधन हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है। पहले हम लोग कार्यक्रम कैंसिल करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं, पूज्य माता जी भी कर्मयोगी थी, तो उन्होंने उनको अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर देश की सेवा में प्रधानमंत्री जी लगे, इसलिए हम लोगों ने भी चौपाल का कार्यक्रम यथावत रखा। प्रयागराज के संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बार ये मेला 650 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में लगेगा। पूरा मेला क्षेत्र में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में मेला प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। कोविड के बाद शुरू होने वाले इस मेले में तैयारी व्यापक रूप से की गई है। सभी सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता के मद्देनजर सफाई कर्मी की तैनाती की गई है। इस बार का माघ मेला 6 जनवरी के पौष
पक्ष पूर्णिमा स्नान से शुरू होगा और 16 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर समाप्त होगा। कोविड को देखते हुए आने जाने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए सरकार हर तरह की तैयारियां पूरी कर रही है। बस की बात, इस बार भी हमारा माघ मेला लगभग 650 से लेकर 700 हेक्टेयर में लगेगा। पूरे मेले को हम लोगों ने 6 सेक्टर में बांट रखे हैं। एक सेक्टर को एक अपना SDM जो होता है उसकी निगरानी में एक सेक्टर होता है, उसके साथ में एक डिप्टी SP रैंक का अधिकारी होता है जो सिक्योरिटी को वहाँ पे देखता है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े हमारे संस्थाएँ होती हैं, हमारे जो प्रयागवाल होते हैं वो लोग भी बसते हैं जिनके यहाँ की कल्पवासी रहते हैं। तो बहुत सारे आवंटन हो चुके हैं ज़मीनों की, बहुत लोग यहाँ अपना शिविर लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये जो हमारा माघ मेला होगा थोड़ा सा आफ्टर कोविड ये पहला मेला होगा जिसमें कि काफ़ी भव्यता दिखेगी। यहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अपनी यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाएंगे, जो गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ वर्षों में उपलब्धि हासिल की है उसको दिखाया जाएगा, उसका शोकास किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकारी स्तर पर जहां एक तरफ परिषदीय विद्यालयों में भी इंग्लिश मीडियम से शिक्षा देने का काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने शिक्षकों को भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। रायबरेली में गदागंज ब्लॉक के अंबारा मतई में कंपोजिट स्कूल अपनी शिक्षा को लेकर आसपास चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधान अध्यापक ने इसे लेकर बताया है कि पहले विद्यालय में बच्चों की संख्या 126 ही थी, लेकिन उनके आने के बाद शिक्षा पर उन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में संख्या 567 है। इस विद्यालय में वह सारी सुविधाएं आसानी से देखने को मिल जाएंगी जो एक कॉन्वेंट विद्यालय में होती है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्य भी किया है। आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे बच्चे हमारे बताए हुए पथ चिन्हों पर आगे निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ब्लॉक में अगर जिले स्तर पर प्रतिनिधित्व होता है गेम में या फिर क्विज कंपटीशन में, तो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व केवल हमारा कंपोजिट विद्यालय अंबारा मतई ही करता है। आजमगढ़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आजमगढ़ में 5 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 31 तक चलने वाले इस रंग महोत्सव का आयोजन रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्य संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा देश व समाज में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ADM FR आजाद भगत सिंह ने कहा कि इस रंग महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है और साथ ही कला और संस्कृति एक समाज का आईना होता है, तो दूसरी तरफ समाज में सकारात्मक सोच का संचार होता है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ, जो कि रंगमंच में अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पर खूब रंगमंच खेला जाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कि अभियान चल भी रहा है, तो हमारा जो नाटक है मैं भी माँ बन गया, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया कि कोई भी माँ बनती है, बनता नहीं है, बन गया। तो जब हम ये सोचते हैं कि बेटी की जगह पर सिर्फ बेटा पैदा हो, तो फिर बेटियां कहाँ से आएंगी, फिर बेटे पैदा कैसे होंगे। तो आजमगढ़ के भीतर जो टैलेंट है, इस उत्तर प्रदेश का जो टैलेंट है उसको मंच मिलता और अन्य प्रदेशों का जो टैलेंट है उसको मंच मिलता। और जाहिर सी बात है कि कला और संस्कृति किसी भी समाज का एक तरफ दर्पण भी होता है और एक तरफ उसमें संचार का उत्साह का संचार भी करता है। हुनर रंग महोत्सव जो कि आजमगढ़ में हो रहा है और यहाँ आकर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कलाओं का संगम है ये, और यहाँ पे हम लोग आए और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ किए। और यहाँ पे एक्टिंग होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, कथक होता है, क्लासिकल होता है, वेस्टर्न होता है, भरतनाट्यम होता है, और नाटक में तो मत पूछिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आकर सारे कलाकार एकजुट होकर एक कला का भरमार पैदा होता है और उसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और अपने राज्य में, बिहार कैमूर से हम लोग हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसको हम लोग बिखेर।
यूपी इन्वेस्टर समिट साल 2023 के लिए मुख्यमंत्री लगातार देश के शीर्ष उद्योगों को यूपी में निवेश करने के लिए साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेंटर मेरठ के उद्यमी भी इन्वेस्टर समिट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी को लेकर कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल लगातार मेरठ के उद्योग जगत के व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि वे बढ़ चढ़कर समिट में हिस्सा लें और देश के लिए योगदान दें। इसी के चलते मेरठ के प्रमुख उद्यमियों ने इन्वेस्टर समिट के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है और इसे आगे बढ़ाने की बात भी कही है। जिला उद्योग केंद्र के अनुसार मेरठ अपना टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेगा। इसी के मद्देनजर मोहकमपुर IIA भवन में उद्यमियों के साथ संवाद और चर्चा का आयोजन भी किया गया। जो हमारा विभाग है स्किल डेवलपमेंट का, तो उनका हमें स्किल मैपिंग करनी है। इस इंडस्ट्री के लोग हमारे स्किल्ड बच्चों को अपने यहाँ जॉब दें, ये लोग जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट करें, स्कूल में जाएं, कॉलेजों में जाएं। मैं इनसे निवेदन करूंगा अभी मैं बातचीत में कि जितनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो सब इंडस्ट्रिस्ट कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे उनका विजन होना चाहिए, कैसे आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में जा सकते। संभावित कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हाथरस जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने इसे लेकर बताया है कि कोविड-19 का संक्रमण कुछ देशों में आ चुका है और कुछ मामले हमारे देश में भी मिले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और अन्य विभागों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीन की सभी डोज जरूर लगवा लें। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए भी जिले में 11 स्थानों पर रैन बसेरा संचालित है। हम लोग जानते हैं कि कोविड का भी एक संक्रमण कुछ देशों में आ चुका है और कुछ एक केसेस हमारे देश में भी मिले हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि कोविड के संबंध में समस्त आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और अपनी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। जनपद में 11 जगह पे रैन बसेरे संचालित हैं और 96 सार्वजनिक स्थानों पे अलाव जलाए जा रहे हैं, जिनकी सूची भी संबद्ध तहसीलों में उपलब्ध है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा भी एवं NGOs द्वारा भी कंबल वितरण किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जनहित में अपील है कि जहां भी प्रशासन से द्वारा संचालित रैन बसेरे और अलाव है उनका उपयोग करें और जो व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको उसके बारे में बताएं। इसके अतिरिक्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि माध्यमों से शीतलहर इत्यादि के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। साथ ही जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के लिए SDM, तहसीलदार, BSA आदि को निर्देशित भी कर दिया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए। कुछ राज्यों में धूप निकलने से थोड़ी राहत हुई है, लेकिन कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कहा है कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में नए साल से फिर सर्दी के कड़े तेवर दिखाई दे सकते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और NCR में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ठंड से राहत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली है। नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी का सितम तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत अभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है और खाड़ी क्षेत्र से बहने वाली गर्म हवाओं के कारण यहाँ के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने 31 दिसंबर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट शुरू होने का अंदेशा जताया है। हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि दोनों राज्यों के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता कम रही। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बर्फीली हवाएं चलने की वजह से तापमान अभी और नीचे जा सकता है। रोज सुबह तो हम 4 बजे भोर में निकलते थे, लेकिन आज ऐसा ठंड देखे हैं। सुबह निकले भोर में करीब 6 बजे आज निकले तो देखे चारों तरफ कोहरा से एकदम छाया हुआ है। बस सीधा रूम से निकले, सीधे चाय की दुकान पे आके
चाय से थोड़ा राहत मिला हमको। आज बहुत बेजोड़ ठंड है और हम लोग भाग करके चाय पीते हैं तो ही राहत मिलती है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ठंड तो बहुत कड़ाके की है, जिससे लोगों का यातायात दुर्लभ है चलना जी। गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी वाले चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद ठंड अपने शबाब पर है। शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में मध्यम स्तर पर बर्फबारी हुई। इसी तरह कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, गुरेज तथा श्रीनगर में बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 2 से 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है। पिछले सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड में प्रशासन द्वारा अलाव व्यवस्था, रैन बसेरा, गरीबों को कंबल वितरण कराया जा रहा था। देर रात्रि जिलाधिकारी रियलिटी चेक करने के लिए अधिकारियों की टीम के साथ निकलकर अलाव जलने, रैन बसेरा, नगर पालिका और जिला अस्पताल में चेक किया। सभी व्यवस्था दुरुस्त पाया। वहीं बाहर जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन के बाहर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल का वितरण किया गया। वहीं रैन बसेरे में रह रहे लोगों से इस दौरान पूछताछ भी की गई। शासन के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा यहाँ जनपद गोंडा शहर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि रैन बसेरे पूरे एक्टिवेट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न स्थलों पर जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। उसी की रियलिटी चेक के लिए हम लोग आए थे कि रियल में ये लोग जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं। तो 3-4 जगहों पर अभी हम लोग गए हैं और हर जगह पर व्यवस्था सही पाई गई है। और यही निर्देश सभी जितने मातहत हैं उन सबको दिए गए हैं कि जो शासन के निर्देश है उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नए साल के आगमन को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। वहीं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नए साल के स्वागत के लिए कितने तैयार है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। आइए आपको दिखाते हैं। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। पिछले वर्ष काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की वजह से लाखों की संख्या में लोगों ने साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस वर्ष पहले से भी ज्यादा की संख्या में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ लोग आएंगे। यहाँ के होटल और धर्मशालाएं अभी से फुल नजर आ रहे हैं और होटल व्यवसायी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त होटल की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से और एक जनरल माहौल बनारस में आने का बहुत टूरिस्ट, चाहे विदेशी हो चाहे अपने मुल्क के हों, वो आ रहे हैं और उसकी वजह से होटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बढ़ गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट, इसके वजह से और जो भी विकास कार्य हुए हैं, पर्यटक पहले से बहुत अधिक संख्या में बढ़े हैं और आगे भी बहुत अधिक बढ़ेंगे। और पिछली बार करीब 5 लाख दर्शनार्थी दर्शन किए थे नए साल पे। इस बार भी उम्मीद है कि उससे बढ़ चढ़ के ही दर्शनार्थी दर्शन करेंगे और रहेंगे। होटल मालिकों का कहना है कि काशी विश्वनाथ धाम के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसका लाभ छोटे बड़े सभी पर्यटन से जुड़े लोगों को मिल रहा है। वहीं पर्यटक भी काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखकर अभिभूत है और यहाँ के सुविधा सुरक्षा से बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। हमें इतना यूपी के लिए हमको इतना क्रेज था कि कब ये इतना सब बनारस के बारे में सुन के कि बनारस बहुत अच्छा बना दिया है, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन बहुत इजी हो गए हैं, मंदिर बहुत बड़ा बनाया है, तो हम लोगों को भी एक्साइटमेंट हुआ। हम लोग ने इस छुट्टी में जो नाताल की ठंड, न्यू ईयर मनाने के लिए हम स्पेशली हम लोग आए हैं इधर यहाँ पर। मैं बनारस न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मम्मी और मौसी के साथ एक ऑल गर्ल्स ट्रिप पे आई हूँ। तो सभी कोई न्यू ईयर्स मनाने के लिए मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, बट हमने सोचा कि नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा ये करेंगे, तो इसके लिए हम बनारस आए हैं। वाराणसी धार्मिक प्राचीन नगरी रही है, लेकिन यहाँ पर अब हुए विकास कार्य उसके पर्यटन को जहाँ 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ा रहे हैं।
पर्यटक खुद बोलें कि सुरक्षा और सुविधा जिस शहर में मौजूद है तो पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, और यहाँ पर भी भारी संख्या आ रही है पर्यटकों की नए साल पर। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। नववर्ष को लेकर एनसीआर के जनपद हापुड़ में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी दीपक भूकर, एडिशनल एसपी एसटीएम सदस्यों ने गरुड़ वाहिनी बाइक पर पेट्रोलिंग की है। पुलिस प्रशासन ने जनपद की जनता से अपील की है कि जनपद में शांतिपूर्वक तरीके से नववर्ष को मनाया जाए। अधिकारियों ने गरुड़ वाहिनी बाइक के माध्यम से पेट्रोलिंग कर क्षेत्र की जनता को मैसेज दिया है कि जनपद में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलिंग की गई है। इसी के साथ ही एसपी दीपक ने गरीब जनता को गर्म कपड़े भी वितरित किए। तो नए साल के दृष्टिगत लगातार पुलिस के द्वारा व्हीकल से भी पेट्रोलिंग की जा रही है और फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, और ये सभी जो जनपदवासी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि जो नववर्ष है वो आराम से मनाएं, किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना करें, पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग ना करें, क्योंकि हर जगह पे पुलिस के जो पिकेट्स हैं वो हमारे द्वारा लगाए गए हैं और यहाँ पे ज़िले में हर पॉइंट पे पुलिस तैनात है। तो जो भी हुड़दंगबाजी करेगा या शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसके खिलाफ फिर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कल राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उपस्कर और उपकरण वितरण हेतु शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत के अलावा कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया। अभिभावकों के साथ पहुंचे परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत पात्र 506 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपस्कर और उपकरण वितरित किए गए। उनके जो उनकी दिव्यांगता है और उनके पठन पाठन में, उनके चलन में, उनके नैतिक दिनचर्या में ऐसे सहायक सामग्रियों का वितरण किया गया। ऐसे कुल 506 बच्चों को यहाँ वितरण किया गया है। देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में बाराबंकी जनपद के लगभग 800 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनको आज उपलब्ध उपकरण कराया गया है। और निश्चित ही ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनके अंदर हर प्रकार की क्षमता है, उनको क्षमता का सही उपयोग कर सकें और जो उनके अंदर जो उपकरण हैं उनका उपयोग कर सकें, आज उनको उपकरण उपलब्ध कराया गया है। बेसिक शिक्षा परिवार निरंतर उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ और लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर। जनपद बलरामपुर के MLK कॉलेज हॉकी मैदान पर 26 दिसंबर से प्रारंभ हुए ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का शुक्रवार को फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। फाइनल मैच में सिग्नल कोर जालंधर ने CISF चंडीगढ़ को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, भोपाल, गुजरात, हरियाणा सहित विभिन्न प्रदेश की 14 टीमों ने प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति लोगों का उत्साह देश में हॉकी के स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। जालंधर मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो युवा ठान लेता है, अपने लक्ष्य को लेकर के समर्पित रहता है, परिश्रम करता है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में है, केंद्र की सरकार उनके साथ में है। आज खेल को बढ़ावा देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट माती सभागार में जिलाधिकारी नेहा जैन की पहल पर जनपदीय सामान्य ज्ञान ओलंपियाड साल 2022-23 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कानपुर देहात के सभी 10 विकासखंडों के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रत्येक ब्लॉक से एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र ने पहले
फिंगर फर्स्ट खेला, जिसमें सभी बच्चों को 10-10 प्रश्नों के उत्तर कुल 6 मिनट में हल करने थे। इस दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए। फरीदपुर निर्माण के विवेक ने प्रथम स्थान इस दौरान हासिल किया। पहले मैं ब्लॉक में जीता, फिर आज डीएम मैडम जी के साथ मैंने केबीसी खेली, उसमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि और भी हर साल ये डीएम मैडम जी के साथ हो। देखिए, हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी। और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है, इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 6 बच्चे थे, 3 बच्चे जो प्राइमरी के थे और 3 बच्चे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के थे। उन सभी बच्चों ने यहाँ पे हॉट सीट पे बैठ के केबीसी के जैसे ही यहाँ पे जीके क्विज जो जीके ओलंपियाड था उसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे बड़े उत्साहित थे। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आयोजन रहा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब। प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। जनपद में बने 82 तालाबों से जहां फसलों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, वहीं किसानों की फसलों को समय पर पानी भी मिल जा रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गोना के अमृत सरोवर से जहां गांव में जल संरक्षण के प्रयास तेज हुए हैं, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। विंध्याचल पहाड़ियों की तलहटी में बने सरोवर पर आज पर्यटकों की आवाजाही भी देखी जा रही है। गोना गांव की सैकड़ों हेक्टेयर फसलों में सिंचाई की सुविधा मिल जाने से किसानों में भी खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो तालाब खुदवाया है उससे हम लोगों की मछली बढ़ रही है, उससे हम लोगों को बहुत लोगों का पेट भरेगा और बहुत फायदा होगा। कि जंगली एरिया है, नहर का तो साधन इधर है नहीं है कहीं। अब ये क्या है, सरकार ने बहुत अच्छा काम करवाया है, इससे हमारी फसल भी अच्छी है और हमारी हमने राई भी बो दी थी तो वो कट गई है और बहुत अच्छा काम हुआ है गहरीकरण का। ऐसे ही अगर होते रहे तो थोड़े किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो अमृत सरोवर तालाब बनवाया गया है, इसकी खुदाई से एक तो हमारे गांव के जो गरीब तबके के लोग थे उनको रोजगार मिला है। रोजगार के साथ साथ हमारे यहाँ करीब 60-70 किसानों को मान लो पानी की सुविधा हुई है, जिससे कम से कम 100 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है और इससे काफी किसानों को फायदा हुआ है। हमारे जनपद में 90 अमृत सरोवर प्रारंभ कराए गए थे, जिसमें 82 अमृत। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। कहा, सभी को मिलेगा प्रदेश की लाभकारी योजनाओं का लाभ। और प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला इस साल 650 हेक्टेयर में लगेगा। तैयारियां जोरों पर, 6 सेक्टरों में बटे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और कोविड प्रबंधन को लेकर की जा रही हैं विशेष तैयारियां।